मुझे माफ़ कर दो, कावी मूसवी ने इंटरव्यू दे दिया, नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं। हम मुर्तज़ा अली शाह से बात करेंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से, जिन्होंने ये स्टोरी की जियो न्यूज़ के लिए। कावी मूसवी की माफ़ी के बाद एहतसाब के ड्रामे का मुस्तकबिल क्या है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सईद गनी और सना मुच्चा हमें ज्वाइन करेंगे एक तज्जियाती सेगमेंट में। और फिर नो कॉन्फिडेंस का क्या बनेगा? रियाज महमूद मुजारी साहब जो नाराज़ अरकान में से एक हैं, बहुत नाराज़ इस वजह से हैं कि उनके किरदार पर बड़े धब्बे लगाए गए, उनसे भी इंटरव्यू शामिल है। जी चलते हैं मुर्तज़ा के पास लंदन। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त स्टोरी की आपने। पहला सवाल तो ये कि सबसे अहम चीज़ आपको इस स्टोरी के अंदर क्या लगा? क्या उसने जो बातें की उसमें अहम तरीन चीज़ क्या है? तलत साहब, इस पूरी स्टोरी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो कावी मूसवी की माफ़ी है नवाज शरीफ से। आपने देखा होगा कि वो डायरेक्टली कैमरे में और कॉन्शियसली वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑन कैमरा पब्लिकली मैं नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, और माफ़ी इस बात पे मांग रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 21 साल तक जो कावी मूसवी कह रहे हैं कि जो विच हंट हुई है, जो नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया है, उसका मैं हिस्सा बना रहा, बल्कि वन ऑफ द मेन लीड करेक्टर्स उसमें रहा, और इस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो तकरीबन दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जो इस पूरे जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जो 2 डेकेड्स तक, इसमें उनको नवाज शरीफ और उनकी फैमिली से मुताल्लिक उनसे रिलेटेड कोई हिडन या अनडिक्लेयर्ड 1 रुपया भी नहीं मिला, नॉट अ स्किंटल ऑफ एविडेंस। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक्चुअल जो उनको करप्शन का जो एविडेंस मिला जिन लोगों के मुताल्लिक, उसको वो उन्होंने पिछले अरसे में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के कुछ वज़ीर उनके साथ शेयर किया, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए कि वो बार बार उनसे पूछ रहे थे कि क्या कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढ लाएं जो नवाज शरीफ से मुताल्लिक हो, जो नवाज शरीफ की फैमिली से मुताल्लिक हो। अच्छा, एक सवाल मुर्तज़ा ये भी बनता है कि कावी मूसवी जब ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान से बातें भी कर रहा था, आपने ख़ुद भी इसका जिक्र किया, पिछली स्टोरीज़ में भी आपने इसको कवर किया, तो ये उसके ऊपर कब आश्कारा हुआ कि इन इल्ज़ामात के तिलों में तेल नहीं है? मतलब उसको really कब पता चला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं? कावी मूसवी से इस हवाले से मैंने पूछा कि वो कौन सी स्टेज थी जहां उनको ये लगा कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और ये कि वो एक्चुअली जो एलिगेशंस लगाए गए थे या जो नैब ने इंफॉर्मेशन पास की थी वो सही नहीं थी। तो उन्होंने फिर वही कहा कि वो कहने लगे कि जब मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम पाकिस्तान को प्रोवाइड करते थे तो मुख्तलिफ चीज़ें होती थी कि वो नैब के अंदर से लोग जिन टारगेट्स को वो इंफॉर्मेशन होती थी उनको बता देते थे और उनके साथ डायरेक्टली साजबाज कर लेते थे या उनको टिप ऑफ कर देते थे। करप्शन भी हो रही थी और बहुत टिप ऑफ करके लोगों को फिर इंटरनली जो है ना वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता था। यानी बात सारी एक तरफ जो टोटल वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव इस पूरी एक्सरसाइज का उन्हें ये अब जो वो कह रहे हैं कि वो रियलाइज हुआ, ख़ास तौर पर पिछले अरसे में जो मुख्तलिफ जो हुकूमत के लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की जो उनका दावा है, और इस हवाले से उनके पास कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं जो मैंने देखे हैं। उनके पास ऐसा एविडेंस है कि जो बाज़ हुकूमत के सीनियर लोगों के साथ और मीडिया के बाज़ लोगों के साथ उनकी बातचीत चलती रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो सारी चीज़ें हैं कि उसमें मुझे यूँ लगा कि वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो वो सियासी था कि सियासी अगर जो आपका जो मेजर पॉलिटिकल अपोनेंट है वो नवाज शरीफ है, उनका टोटल इंटरेस्ट नवाज शरीफ का था। और यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि उसको उस स्टेज पर उनको धकेला गया कि जहाँ पर उन्होंने अब वो ये कह रहे हैं कि उनको कि वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, ये जो अपॉलॉजी है कावी मूसवी की तरफ से, ये एक ऐसे फैसलों के बाद आ रही है जिनको आप रिडीमिंग फीचर्स कह सकते हैं नवाज शरीफ की फैमिली के लिए, उनके अपने लिए। वो रिडीमिंग फीचर ये है कि एग्जोनरेट हो रहे हैं मुख्तलिफ करप्शन के चार्जेस में। बरतानिया में इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके तहकीकाती इदारों की बड़ी बात होती है जी कि वो तो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है और वहाँ पर कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एवन फील्ड के अटैचमेंट का मामला आया, उसके ऊपर फैसले आए जिसके नतीजे में हुकूमत को फिर पैसे भी देने पड़ गए। एक अकाउंटेबिलिटी का बयानिया जो है वो डेवलप किया गया। लगता यूँ है कि इस अपॉलॉजी के बाद ये मुकम्मल तौर पर पंक्चर होने वाला है, या आपके ख्याल में ये आखिरी इसका एपिसोड है या इसके बाद कुछ और भी हो सकता है? जी तरह साहब, जो मुख्तलिफ जो पिछले अरसे में जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए हैं, जो आज से चंद वीक्स पहले हमने रिपोर्ट किया था कि शहबाज शरीफ को नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी, वो बजाय खुद एक बहुत बड़ा केस था, इसलिए कि अगर तो
उस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ डिसीजन आ जाता है। अगर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल कंडक्ट जो पकड़ा जाता तो वो शहबाज शरीफ के लिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे। एक हाई प्रोफाइल केस में पिछले अरसे में कुछ हुआ भी है कि वीज़ा कैंसिलेशन हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हो सकते हैं। जो चार्जेस अगर यूके में इस तरह के आपको चार्जेस लग जाए तो आप पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रह सकते। सो वो बहुत ही सीरियस नेचर की जो वो इंक्वायरी थी, और सीरियस इसलिए थी कि यूके में जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत बेसिक स्टैंडर्ड देखा जाता है कि सिर्फ सस्पिशन की बेस पे बंदा एसेट्स नेशनल क्राइम एजेंसी सीज कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने जो मुख्तलिफ जो रशियन बिलियनर्स हैं उनके एसेट्स पकड़ लिए हैं, उन पर कब्जा कर लिया है। तो शहबाज शरीफ के साथ एक्चुअली यही काम हुआ था, लेकिन उन्होंने जो 2 साल की इंक्वायरी है उसमें हालांकि नैब एसेट रिकवरी यूनिट, नैब, FIA और सारे इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर सारे जो पाकिस्तान में जो वो मंजूर पापड़ वाली स्टोरियाँ वो सारी इनके साथ शेयर की। उनको फोरेंसिकली टेस्ट किया गया, अनिल मसरत के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन हुई, शहबाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बेस पे केस ड्रॉप कर दिया कि उनको कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग नजर नहीं आई। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि जो अदादा शुमार हैं कि अभी तक ब्रॉडशीट वाले इशू पर हमें कितनी फक्की पड़ी है टैक्स पेयर को? तलत साहब, जो टोटल ब्रॉडशीट का केस है उसमें पाकिस्तान को जो अभी तक पैसे पड़ चुके हैं वो 65 मिलियन US हैं, जिसमें से तकरीबन 30 से 32 मिलियन तो कवे मूसवी ने लास्ट ईयर जीते थे, और जो बाकी जो अमाउंट बनती है वो अमाउंट बनती है तकरीबन 25 से 30 हज़ार। तो सिर्फ इसमें से जो लीगल कॉस्ट 25,000 तक जो 25 मिलियन तक जो लीगल कॉस्ट है वो पाकिस्तान के जो वकला हैं उनको पाकिस्तान ने दी है। और पाकिस्तान की अगर आप अपनी 5 मिलियन की जो पाकिस्तान में वकला काम कर रहे थे 5 मिलियन का अगर आप एस्टिमेट उनका लगा दें तो ये तकरीबन जो टोटल अमाउंट है बिटवीन 60 to 65 मिलियन बनती है, जो पाकिस्तान को टोटल कॉस्ट पड़ी है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो 1999 में परवेज मुशर्रफ ने साइन किया था कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर लोगों के एसेट्स ढूंढने, और उसका अंजाम अब आपके सामने ही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। नाज़रीन, ये थे मुर्तज़ा लंदन से, जिन्होंने आज के दिन की और शायद आने वाले हफ्तों और महीनों की सबसे बड़ी स्टोरी की